गांधी जी की कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें अपनी लाइफ स्टोरी लिखने के लिए एनकरेज किया, लेकिन वो खुद इस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इस बुक को ऑटोबायोग्राफी कहा जाए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ये बुक सच के साथ साथ किए गए उनके एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। उन्होंने लिखा था कि उनकी लाइफ का अल्टीमेट गोल मोक्ष पाना है, यानी सच को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना। उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें पसंद नहीं था कि लोग उन्हें महात्मा बुलाएं। हालांकि जो लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते थे उन्होंने उनका ये नाम रखा था। ऐसा नहीं था कि गांधी जी लोगों की रिस्पेक्ट की कदर नहीं करते थे, बल्कि उन्हें तो ये लगता था कि वो इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बाकियों की तरह उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और उनसे भी लाइफ में मिस्टेक्स हुई हैं। खैर, आपको इस बुक समरी से गांधी जी के बारे में और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद आज तक आपको पता ना हो। ये तो वो सब जानते हैं कि गांधी जी एक इंस्पायरिंग लीडर थे, लेकिन वो एक बेहद प्यार करने वाले बेटे और पिता भी थे। वो सही मायनों में सेवा और विश्वास की मूर्ति थे। मेरा जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। मेरी फैमिली बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मेरे दादा पोरबंदर में दीवान थे और मेरे फादर भी यहीं काम करते थे। मैं अपनी माँ का सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरे फादर एक बहादुर, काइंड और दिलदार इंसान थे। उन्हें रुपये पैसे का कोई लालच नहीं था। हालांकि उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन उनके पास अनुभवों का खजाना था। उनकी खूबी थी कि वो लोगों को बड़े अच्छे से समझते थे और उनके झगड़े सुलझाते थे। मेरी माँ बड़ी ही रिलीजियस लेडी थी। खाने से पहले भगवान को शुक्रिया अदा करना उनकी आदत में शामिल था। चतुर्मास के दिनों में माँ सिर्फ एक टाइम खाना खाती थी। ये उसका नियम था, फिर चाहे वो बीमार ही क्यों ना हो। उसने फास्ट रखना और प्रे करना कभी नहीं छोड़ा। एक बार ऐसे ही चतुर्मास के दिन थे जब माँ ने कसम ली कि वो सूरज निकलने तक कुछ नहीं खाएंगी। मैं और मेरे भाई बहन बाहर निकल कर देखने आए कि सूरज निकला या नहीं, लेकिन बारिश के दिन थे इसलिए सूरज बड़ी मुश्किल से निकलता था। लेकिन माँ ने अपनी कसम नहीं तोड़ी। मेरी माँ एक बड़ी स्मार्ट लेडी थी। उनका कॉमन सेंस बड़ा स्ट्रांग था और उन्हें स्टेट पॉलिटिक्स की पूरी नॉलेज रहती थी। जब मैं 7 साल का था मेरे फादर राजस्थानी कोर्ट के मेंबर बने, इसलिए हमारी फैमिली को पोरबंदर छोड़कर राजकोट जाना पड़ा और वहीं पर मैंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। मैं स्कूल में बड़ा शर्मीला स्टूडेंट था। मुझे अपने क्लासमेट के साथ खेलने से ज़्यादा बुक्स पढ़ना पसंद था और इसी वजह से मैं हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता था। सुबह स्कूल जल्दी आना और स्कूल ओवर होते ही सीधे घर जाना मेरी आदत थी। मेरे क्लासमेट अक्सर मेरा मजाक उड़ाते थे, इसलिए उनसे बचने के लिए मैं स्कूल से भागते हुए घर जाता था और फिर जाकर अपनी किताबों में डूब जाता था। चाइल्ड मैरिज। वैसे अपनी लाइफ के चैप्टर पर मुझे कोई प्राउड फील नहीं होता, लेकिन जो भी हो मुझे अपने रीडर्स से इसे शेयर करना ही होगा अगर मुझे वाकई में सच का पुजारी बनना है तो। मेरी वाइफ कस्तूरबा से मेरी शादी तब हुई थी जब हम दोनों सिर्फ 13 साल के थे। मेरे घर के बड़े लोगों ने मेरे भाई और कजन्स की एक ही साथ शादी करने का डिसीजन लिया। मेरा भाई और कजन्स मुझसे 2 साल बड़े थे। हिंदू घरों में शादी से पहले कई महीनों तक तैयारियां चलती है। खाने में क्या बनेगा, क्या कपड़े पहने जाएंगे और क्या क्या गहने बनेंगे, इस पर कई सारी प्लानिंग होती है और साथ ही पैसा भी खूब खर्च किया जाता है। मेरे फादर और अंकल बूढ़े हो रहे थे। उन्हें लगता था कि बच्चों की शादी इस उम्र में करवा कर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पा लेंगे। तो इस तरह हमारे घर में एक साथ 3 शादियां अरेंज हुई। उस वक्त मुझे अच्छे कपड़े, शादी की धूमधाम, ढोल की आवाज़ें और खूब सारा टेस्टी खाना सिर्फ यही समझ आता था। शादी का मतलब क्या होता है कि मुझे मालूम नहीं था। मुझे याद है जब मैं पहली बार एक अजनबी लड़की से मिला, हम शादी के मंडप में 7 फेरे ले रहे थे। उसके बाद मैंने और मेरी छोटी दुल्हन ने एक दूसरे को कंसार खिलाया। हम दोनों एक दूसरे से शर्मा रहे थे। मैं तो अभूत नर्वस हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करूं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे। वो मेरे लिए फेथफुल थी और मैं उसके लिए। मैं 16 ईयर्स का था जब मेरे फादर की डेथ हुई। उन्हें फिस्ट्यूला हुआ था। वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, इसलिए माँ और मैं उनकी सेवा में लगे रहते थे। मैं उनके घाव साफ करता था और मेडिसिन देता था। हर रात सोने से पहले मैं उनके पैरों की मसाज करता था। मुझे अपने फादर का ध्यान रखना अच्छा लगता था। मैंने एक भी दिन अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। मेरा टाइम स्कूल की पढ़ाई और अपने फादर का ख्याल रखने में गुजरता था। धीरे धीरे मेरे फादर की तबीयत बिगड़ती चली गई। अब मेडिसिन से भी उन्हें फायदा नहीं हो रहा था। फैमिली डॉक्टर ने बताया कि इस एज में उनका ऑपरेशन करना रिस्की होगा। मेरे अंकल राजकोट से आए। फादर और उनके बीच काफ़ी क्लोजनेस थी। वे फादर के साथ उनके आखिरी टाइम तक रहे। वो पूरा दिन फादर के सिरहाने बैठे रहते और सोते भी उसी कमरे में थे। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं हमेशा की तरह फादर के पैरों की मसाज कर रहा था। मेरे अंकल ने मुझे बोला, लाओ अब मैं करता हूँ। मैंने तुरंत उनकी बात मान ली और अपने रूम में चला गया। 6 मिनट बाद एक सर्वेंट ने दरवाजे पर नॉक किया। जल्दी उठो, फादर की हालत खराब हो रही है। उसने कहा, क्या हुआ मुझे बताओ। मैं जोर से बोला, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। मुझे इतना सदमा लगा कि मैं बता नहीं सकता। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि फादर के आखिरी टाइम में उनके साथ मैं नहीं रह सका। वो अपने बेटे की बाहों में दम तोड़ते, लेकिन मेरे बदले मेरे अंकल उनके साथ थे। ये उनकी किस्मत थी कि मेरे फादर के आखिरी पलों में वो उनके साथ थे। इस गलती के लिए आज तक मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाया हूँ। मैं हमेशा इस बात को रिग्रेट करके रोता था। 1887 में मैंने मैट्रिक पास किया। फिर कुछ टाइम के लिए मैं सामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ा, लेकिन एक फैमिली फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए। माओजी दवे ने मेरी माँ को बोला, मुझे बीए की डिग्री लेने में 5 साल लगेंगे और दीवान बनने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन काफ़ी नहीं थी। उसके लिए मुझे लॉ करना होगा जिसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मेरे लिए बेटर यही है कि मुझे इंग्लैंड पढ़ने भेजा जाए। वहाँ जाकर मैं सिर्फ 3 साल में ही बैरिस्टर बन सकता हूँ। उसने ये भी बोला कि मुझे तुरंत इंग्लैंड भेजा जाए। वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री लेने पर मेरी रेपुटेशन बढ़ेगी और मुझे आसानी से दीवानशिप मिल जाएगी। माओजी द्वे ने मुझसे पूछा, क्या तुम यहाँ पढ़ाई करने की बजाय इंग्लैंड नहीं जाना चाहोगे? मैं उनकी बात से एग्री था। मेरी माँ ये सोच के परेशान थी कि मैं कहीं इंग्लैंड जाकर मीट खाना और शराब पीना शुरू ना कर दूँ। लेकिन मैंने माँ से कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, इन चीज़ों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। हम अपने एक फैमिली एडवाइज़र के पास गए जो एक जैन मॉन्क थे। उन्होंने मुझे कसम दिलवाई कि मैं कभी भी मीट, शराब और पराई औरत को टच नहीं करूँगा। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे जाने की परमिशन दे दी। इंग्लैंड जाकर मैंने वेजिटेरियनिज्म की बहुत सारी बुक्स पढ़ी। जितना मैं पढ़ता गया उतनी ही मुझे वेजिटेरियन डाइट पसंद आने लगा था। वैसे तो मैं एक वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन मुझे इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स पता नहीं थे। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी वेजिटेरियन डाइट और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है।
इंग्लैंड आने के कुछ सालों तक मैं एक प्योर इंग्लिश जेंटलमैन की तरह रहा। मैंने नया सूट सिलवाया, नई टाई और नया हैट लिया। सुबह मुझे पूरे 10 मिनट लगते थे अपनी टाई फिक्स करने और बालों को स्टाइल करने में। किसी ने मुझे बोला कि एक प्रॉपर इंग्लिश मैन बनने के लिए ग्रेसफुली डांस करना और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना जरूरी है, तो मैंने डांसिंग और स्पीच लेसन्स लेने स्टार्ट कर दिए। वैसे बता दूं कि मैं बहुत ही टेरिबल डांसर था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन कभी म्यूजिक के साथ नहीं चल पाता था। मेरे स्पीच इंस्ट्रक्टर ने रिकमेंड किया कि मुझे बेल स्टैंडर्ड एलोक्वेंस की टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन मिस्टर बेल ने मेरे कानों में घंटी बजाकर मुझे फुलिशनेस से जगाया। मैं अपनी पूरी लाइफ इंग्लैंड में नहीं रहने वाला था, मैं वहाँ स्टडी के लिए गया था। उस दिन से मैंने सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इलेक्ट हो गया। मुझे बैरिस्टर बनने के लिए 2 एग्जाम पास करने थे, एक रोमन लॉ में, दूसरा कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। मैंने कई महीनों तक इस एग्जाम की तैयारी की। मैंने इक्विटी, रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी पर ढेर सारी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी। फाइनली 10 जून 1891 में मुझे बार में एक्सेप्ट कर लिया गया। इंडिया में मेरी लॉ प्रैक्टिस कुछ खास नहीं चल रही थी। मुझे जब मेरा फर्स्ट केस मिला तो मैं कोर्ट रूम में काफ़ी नर्वस था। ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ भी मेरी अनबन हो गई थी। ऐसे में साउथ अफ्रीका जाके काम करने का मौका मेरे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। मुझे सेठ अब्दुल करीम जहावेरी का लेटर मिला। वो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में पार्टनर थे और पोरबंदर में उनका ऑफिस था। ये जॉब तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, सेठ ने कहा। ऑफकोर्स तुम हमारे यहाँ गेस्ट की तरह रहोगे, तुम्हें अपनी तरफ से कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये जॉब कब तक रहेगी और पेमेंट क्या मिलेगी मुझे? मैंने पूछा। तुम्हें बस साल भर काम करना होगा और मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास का रिटर्न फेयर और 105 यूरोज दूंगा। एक नई कंट्री में काम करने का मौका मिल रहा था। ये बात मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी। मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। मैंने खुशी से हाँ कर दी और इस तरह मैं समुद्री यात्रा करके अफ्रीका पहुंच गया। सेठ अब्दुल मुझे कोर्ट में लेने आए और अपने साथ ऑफिस ले गए। अगले दिन मैं उनके साथ कोर्ट आया। मजिस्ट्रेट मुझे देखकर थोड़ा परेशान लग रहा था। फाइनली उसने मुझसे बोला कि मैं अपनी पगड़ी उतार दूं। मैंने मना कर दिया और कोर्ट छोड़कर चला गया। मुझे ये बात मालूम हुई कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस के 2 ग्रुप हैं। एक तो मुसलमान मर्चेंट्स जो खुद को अरब्स बोलते थे और दूसरे हिंदू और फारसी कलर्स। और एक सबसे पुराना ग्रुप उन लेबर्स का था जो नॉर्थ इंडिया, तेलुगु और तमिल से आए थे। इंग्लिश मैन इंडियन लेबरर्स को कुली कहकर बुलाते थे और क्योंकि इंडियंस यहाँ मेजॉरिटी में थे इसलिए साउथ अफ्रीका में सारे इंडियंस कुली के नाम से ही जाने जाते थे। रात में मुझे ख्याल आया कि मुझे पगड़ी की जगह इंग्लिश हैट पहननी चाहिए, लेकिन सेठ अब्दुल ने मुझे मना किया। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो ये एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर तुम इंग्लिश हैट पहनोगे तो ये लोग तुम्हें वेटर की तरह ट्रीट करेंगे। मुझे ट्रेन से प्रिटोरिया जाकर कुछ खास क्लाइंट से मिलना था। सेठ अब्दुल ने मेरे लिए फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करवाया। शाम को रेलवे का एक सर्वेंट आया और मुझे बेड ऑफर किया। मैंने उससे कहा कि मैं अपना बेड अपने साथ लाया हूँ, तो वो वापस चला गया। एक पैसेंजर ने मुझे बड़ी नफरत के साथ देखा क्योंकि उनकी नज़रों में मैं एक ब्लैक मैन था। वो पैसेंजर अपनी सीट से उठा और थोड़ी देर बाद एक ऑफिशियल के साथ मेरे पास आया। चलो उठो, तुमको वैन कंपार्टमेंट में जाना होगा, ऑफिशियल मुझसे बोला। लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है। मैंने कहा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल रहा हूँ उठो और वैन कंपार्टमेंट में जाओ। सर मुझे फर्स्ट क्लास में ट्रैवल की परमिशन है और मैं इसी से जाऊँगा। नहीं तुम नहीं जाओगे, ऑफिशियल बोला। तुम्हें अभी इसी वक्त ये कंपार्टमेंट छोड़ना होगा वरना धक्के देकर बाहर फेंक दूंगा। लेकिन मैं भी अड़ गया था। मैंने उठने से साफ इनकार कर दिया। ऑफिशियल ने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे फर्स्ट क्लास से बाहर घसीटा। उसने मेरा लगेज भी ले लिया था। उन लोगों ने मुझे धक्का देते हुए ट्रेन से नीचे उतार दिया और मुझे वेटिंग रूम में बैठना पड़ा। मेरे मन में इंडिया लौट जाने का ख्याल आया, लेकिन मैं डरपोक नहीं था और ना ही बनना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं साउथ अफ्रीका के इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता लगाऊंगा और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करने के बारे में सोचूंगा। इंडियंस के साथ टच में रहना। प्रिटोरिया में मेरी मुलाकात शेख तैयब से हुई। वो भी हमारी लॉ फर्म में काम किया करते थे। मैंने उनसे कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में रहने वाले सारे इंडियंस के साथ टच में रहना चाहता हूँ और यहाँ वो किस हालत में रहते हैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। सेठ सैयद मेरी हेल्प करने को तैयार हो गए और उन्होंने एक मीटिंग अरेंज कर दी। ये मीटिंग एक और सेठ के घर पर रखी गई थी। इनमें से ज़्यादातर लोग मेन मर्चेंट्स थे, कुछ हिंदू क्लर्क भी आए थे। मैंने बिजनेस में सच्चाई और ईमानदारी के टॉपिक से अपनी बात शुरू की और सुनने वालों को ये भी कहा कि हमें अपने अपने डिफरेंसेस को भूल कर यूनिटी दिखानी चाहिए। मेरा मानना था कि मुस्लिम, हिंदू, पारसी, गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, क्रिश्चियंस या जो भी लोग इंडिया से यहाँ आए हैं उन्हें साउथ अफ्रीका में जो हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है उसे सबको मिलकर फेस करना चाहिए। मैंने बोला कि हम सबको मिलकर एक एसोसिएशन बनाना चाहिए ताकि हम यहाँ की अथॉरिटीज़ तक अपनी प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स को लेकर जा सकें। और लास्ट में मैंने सबसे बोला कि मैं किसी भी टाइम अपनी सर्विस और जो भी हेल्प मैं कर सकूं वो करने को तैयार हूं। मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं उन्हें इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकता हूं जो उन्हें बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने 3 लोगों को इंग्लिश सिखाई जिनमें 2 मुस्लिम थे, एक बार्बर था और दूसरा क्लर्क, तीसरा वाला एक हिंदू शॉपकीपर था। ये डिसाइड किया गया कि हम लोग वीक में एक दिन अपनी मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में हम अपने आप को आइडियाज़ और डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रिटोरिया में रहने वाला हर इंडियन मुझे अच्छे से जानता था। मैं साउथ अफ्रीका एक लॉ फर्म को रिप्रेजेंट करने आया था, लेकिन अब मेरा ज़्यादातर टाइम पब्लिक में जाता था, वर्क में गुजरता था। साउथ अफ्रीकन्स का इंग्लिश लोगों के साथ स्ट्रगल चल रहा था। इसी बीच बोअर वॉर शुरू हो गई। मुझे बोअर्स यानी पीपल ऑफ ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के साथ पूरी सिंपैथी थी, लेकिन इंग्लैंड के लिए भी मैं पूरी तरह से लॉयल फील करता था। मैं ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए एम्बुलेंस कॉप्स खरीदने के बारे में सोचा। ब्रिटिश लोग इंडियंस को डरपोक समझते थे। उन्हें लगता था कि हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। मैं अपने कई इंग्लिश फ्रेंड के पास गया, लेकिन कोई भी हेल्प करना नहीं चाहता था। मुझे डॉक्टर बूथ से हेल्प मिली, जो कि मेरे अच्छे फ्रेंड थे। उन्होंने मुझे और कुछ वॉलंटियर्स को एम्बुलेंस वर्क की ट्रेनिंग भी दी। उन्होंने हमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिए। पहले तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने हमारी हेल्प लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें हमारी सर्विसेज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। डॉक्टर बूथ ने मुझे बिशप ऑफ नेटल से मिलवाया। हमारे वॉलंटियर ग्रुप में बहुत से क्रिश्चियन इंडियंस भी थे, इसलिए बिशप हमारी हेल्प के लिए रेडी हो गए और उन्होंने हमारी एम्बुलेंस को कॉप्स के लिए अप्रूवल ले लिया। अब हमारे पास
1100 वॉलंटियर्स थे जिन्हें 40 मेंबर लीड कर रहे थे। हम फायरिंग लाइन के बाहर रुके थे। मैं भी वहाँ डॉक्टर बूथ के साथ गया। हम रेड क्रॉस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में वॉर और भी खतरनाक हो गई थी, इसलिए अब हमें परमिशन मिल गई कि हम फायरिंग लाइन के अंदर ऑपरेट कर सकते थे। एक ब्रिटिश जर्नल ने हमारे कॉप्स से कहा कि हम घायलों को फील्ड से लेकर आएँ ताकि उन्हें ट्रीटमेंट मिल सके। हम रोज़ 25 मील चलकर घायल सोल्जर्स को लेने जाते और उन्हें स्ट्रेचर पर उठा कर लाते थे। पूरे 6 हफ्ते तक हमारी एम्बुलेंस कॉप्स ने ब्रिटिश सोल्जर्स की सेवा की। हमारी इस हेल्प के लिए ब्रिटिश लोगों ने हमें बड़ी इज्जत दी। इस तरह उनकी नज़रों में इंडियंस की रेपुटेशन थोड़ी सी बढ़ गई थी। न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसी हेडलाइंस छपी थी, वी आर सन्स ऑफ द एम्पायर आफ्टर ऑल। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जनरल बुलर ने हमारे कॉप्स लीडर्स को वॉर मेडल दिए, और इस बात का लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये हुआ कि इंडियंस कम्युनिटी अब और भी ऑर्गेनाइज हो गई थी। मुस्लिम्स, हिंदू, क्रिश्चियन, सिंधी और तमिलियंस, सबको ये रियलाइज़ हो चुका था कि हम भारत के बच्चे हैं। मेरा अपने देशवासियों के साथ रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो गया। हमें लग रहा था कि इंग्लैंड के साथ अब हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। जिन ब्रिटिश लोगों से हम मिले वो अब हमारे साथ काफ़ी फ्रेंडली होकर बात करते थे, क्योंकि हमारे सर्विस की वजह से वो एक तरह से ग्रेटफुल फील करने लगे थे। इस इवेंट से एक बात तो प्रूव हुई कि मुसीबत में एक दूसरे के काम आना है रियल ह्यूमन नेचर है। वॉर सर्विस के बाद मैंने इंडिया लौटने का मन बना लिया था। मैंने अपने फ्रेंड्स से प्रॉमिस किया कि अगर उन्हें मेरे हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं साउथ अफ्रीका आ जाऊँगा। वहाँ रहने वाले इंडियंस के साथ स्पेशली नेटल में मेरा एक मजबूत रिश्ता बन गया था। मेरे जाने से पहले नेटल इंडियंस ने मुझे ढेर सारे गिफ्ट दिए। डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर जैसी चीज़ें मुझे गिफ्ट के तौर पर मिली। मैं बड़ा ग्रेटफुल फील कर रहा था, लेकिन इतने कॉस्टली गिफ्ट्स मैं भला कैसे ले सकता था। मैंने जो भी पब्लिक वर्क या कम्युनिटी सर्विस की थी वो इसलिए की थी क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बेचैनी से अपने रूम में चक्कर काट रहा था। मैंने सोचा कि अगर आज मैंने ये सारे कॉस्टली गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिए तो अपने बच्चों के सामने कभी भी एक गुड एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे लाइफ ऑफ सर्विस जिएं, दूसरों की हेल्प करें। मैं उन्हें ये समझाना चाहता था कि भलाई का फल हमेशा मिलता है और हमें सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी से जीना चाहिए। कुछ टाइम बाद मुझे ये सॉल्यूशन मिला। मैंने एक लेटर लिखा कि सारे कॉस्टली गिफ्ट्स कम्युनिटी को वापस दे दिए जाएं। मैंने पारसी, रुस्तमजी और कुछ फ्रेंड्स को जिन पर मुझे ट्रस्ट था इन गिफ्ट्स का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी थी। सुबह मैंने अपनी वाइफ और बच्चों से ये बातें शेयर की। मेरे बच्चों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरी वाइफ को आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे ये गहने पहनने क्यों नहीं दे रहे, उसने कहा। और मेरी बहू भी ये गहने पहनेगी, अभी बच्चों की शादी कहाँ हुई है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। हम इतनी छोटी उम्र में उनकी शादी नहीं करेंगे और ना ही अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं लाएंगे जो इन सब चीज़ों की लालची हो। फिर किसी तरह मामला सेटल हुआ। मैंने सारे गिफ्ट सिलेक्ट किए और एक ट्रस्ट डीड्स तैयार की। सारी चीज़ें बैंक में डिपॉजिट करा दी गई। अगर मेरा ट्रस्टी उन्हें कम्युनिटी सर्विस के लिए यूज़ करना चाहे तो वो कर सकता था। मुझे अपने इस डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरी वाइफ भी समझ गई कि मैं अपनी फैमिली को लालच से बचाना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि एक पब्लिक वर्कर को किसी भी तरह का कॉस्टली गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जब मैं इंडिया वापस आया तो मुझे पता चला कि कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग है। मैं भी वहाँ के डेलीगेट के तौर पर गया। मैंने वहाँ कुछ रिजोल्यूशंस प्रेजेंट किए जिससे साउथ अफ्रीका में इंडियंस की सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो सके। मुझ पर वाछा के साथ ट्रेवल करने का मौका मिला, जो उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। मैंने कुछ टाइम उनके साथ ट्रेन में जर्नी की। सर वाछा ने मुझे कहा कि मुझे मेरे रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। कलकत्ता में मुझे रिपॉन कॉलेज ले जाया गया, जहाँ पर मेरे सारे डेलीगेट्स रुकने वाले थे। एक फ़ायदा और हुआ कि मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स वहाँ मिल गए। हालांकि कुछ इश्यूज़ थे जिन पर मैं बात करना चाहता था। मैंने देखा कि रिपॉन कॉलेज के वॉलंटियर्स की आपस में नहीं बनती थी। अगर एक वॉलंटियर से कुछ पूछो तो दूसरे को सवाल पास कर देता था और दूसरा तीसरे को। उनमें से कुछ के साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। मैंने उन्हें साउथ अफ्रीका की स्टोरीज सुनाई। मैं उन्हें पब्लिक की सेवा की इंपॉर्टेंस भी बताई। लेकिन पब्लिक सर्विस की भावना लोगों में इतनी जल्दी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि ये फीलिंग इंसान के अंदर से आती है कि उसे लोगों की हेल्प करनी है। प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस की मीटिंग साल में सिर्फ 3 दिन होनी थी, बाकी टाइम ये रेस्ट में होती थी, इसलिए वॉलंटियर्स को कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी। मैंने भी ये देखा कि कॉलेज कंपाउंड में हाई लेवल की छुआछूत का माहौल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तमिल लोगों का किचन बाकियों से एकदम अलग दूर था और दीवार से घिरा था, क्योंकि तमिल डेलीगेट नहीं चाहते थे कि खाना खाते वक्त कोई उन्हें देखे। उनके लिए बाकी लोगों की नज़र किसी छुआछूत से कम नहीं थी। फाइनली एक और चीज़ मैंने नोटिस की, हमारी बिल्डिंग के वॉशरूम्स बहुत ही बुरी हालत में थे। साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ पानी भरा रहता था और बदबू के मारे बुरा हाल हो रहा था। मैं वॉलंटियर्स के पास जाकर इस बारे में बात की, लेकिन उनका जवाब था, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये स्पीकर का काम है। तो मैंने उनसे पूछा कि झाड़ू कहाँ पर मिलेगी। वो हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने झाड़ू ढूंढी और सारी वॉशरूम खुद अपने हाथों से साफ की, लेकिन मैं अकेले सारी सफाई नहीं कर सकता था। लोग वॉशरूम करने आते, करके चले जाते, लेकिन गंदगी को इग्नोर करते थे। कांग्रेस मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए मैंने ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरीज के लिए अपनी सर्विस ऑफर कर दी। मैं बाबू बासु और सुजीत घोष का क्लर्क अपॉइंट हुआ और वो लोग मुझे देखकर खुश हुए। मेरा ज़्यादातर टाइम पब्लिक वर्क में गुजरता था। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर मेरा दूसरा बेटा मणिलाल बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे टाइफाइड और निमोनिया हो गया था। वो अक्सर रातों को उठकर रोने लगता, पागलों की तरह बड़बड़ाता था। डॉक्टर ने हमें बोला कि हम मणिलाल को चिकन सूप और अंडे खिलाएं ताकि उसे ताकत मिले। मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का था। अब मुझे डिसाइड करना था कि उसे नॉनवेज खिलाना है या नहीं। तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है, डॉक्टर ने मुझे समझाया। हम उसे पानी मिला दूध दे सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप अपने बेटे की सेहत के लिए उसकी डाइट में ज़्यादा सख्ती नहीं करेंगे। मेरा धर्म मुझे अंडे और मीट खाने की परमिशन नहीं देता, चाहे जो भी हो सिचुएशन, इसलिए मैं ये रिस्क लेने को रेडी हूँ, मैंने जवाब दिया। मैंने डॉक्टर से कहा कि वो मेरे बेटे की कंडीशन चेक करते रहें। हालांकि हमने उसे मीट या अंडा नहीं दिया। मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा कि क्या हम कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, तो डॉक्टर ने हाँ बोल दिया। मैंने उनका धन्यवाद किया। अगले 3 दिनों तक मैंने मणिलाल को ट्रीटमेंट दिया। मैं उसे टब में बैठाकर 3 मिनट का हिप बात देता था। मैं हर रोज़ उसके लिए ऑरेंज जूस भी बनाता था। हालांकि मणिलाल का बुखार और बड़बड़ाना कम नहीं हो रहा था।
मुझे डाउट हुआ और अपने डिसीजन को लेकर मुझे रिग्रेट हो रहा था। उस रात मैंने मणिलाल के बीमार शरीर को एक वेट टॉवल से रब किया और एक वेट टॉवल उसके माथे पर रखा। मैंने अपनी वाइफ को उसके पास रहने को बोला था और वॉक के लिए बाहर चला गया। मैं ऊपर वाले से प्रे कर रहा था। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। इस मुश्किल की घड़ी में हमें सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है गॉड, हमें इस संकट से उबारो। मैं बार बार राम नाम जपता जा रहा था और फिर मैं घर लौट आया। मैं कमरे में आया तो मणिलाल की कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी, तुम आ गए बापू? हाँ मेरे बेटे, मैंने उससे कहा। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर थी। मैंने कंबल हटाकर उसका पसीना सुखाया। उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा डाउन लग रहा था। मैं उसके बगल में बैठ गया और वहीं सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मणिलाल की हालत कुछ बेटर थी। उसका बुखार उतर गया था। हमने उसे पानी पिला, दूध और फ्रूट जूस देना जारी रखा। चीज़ें अब हमारे कंट्रोल में लग रही थी और धीरे धीरे वो पूरी तरह ठीक हो गया। मणिलाल बड़ा होकर एक हेल्दी बॉय बना। उसे देख के कोई भी ये नहीं बोल सकता था कि हमारी सही देखरेख और हेल्दी डाइट ने उसे ठीक किया था, लेकिन मेरे लिए तो ये गॉड का चमत्कार था। ऊपर वाले पर मेरे अटूट विश्वास ने ही मेरे बेटे की जान बचाई थी।